हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझने की कोशिश करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं पिछले क्लास की बातों को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सारी चीज़ को मैं बता दिया था कि मार्केट किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स के शब्दों में, यानी बाज़ार क्या होता है। इसके पश्चात मैंने सारे बाज़ार के स्वरूप पर, जिसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं इस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया था आप लोगों को। फिर आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं, इसे आज हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोपोली कंपटीशन के बारे में भी समझ लेंगे। तो ये मार्केट चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से बीपीएससी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछ लेगी, संभावनापूर्ण बनता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के पहले हम लोग ग्राफ को समझेंगे। इसमें हम लोग 3 ग्राफ को अभी हम समझेंगे। एक ग्राफ को हमने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि वो सेकंड थर्ड वाले ग्राफ से मैच करता है। ये हमारा सेकंड ग्राफ हो गया और एक जो है ये हमारा थर्ड ग्राफ हो गया, और जो फोर्थ ग्राफ बनता वो थर्ड ग्राफ की तरह ही है, इसलिए मैंने उसे ड्रॉ नहीं किया है। और जो मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा उसमें वो चारों ग्राफ को मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, आपकी समझदारी को बढ़ाना, ताकि आप इकोनॉमिक्स का क्लास कहीं भी कर रहे हों लेकिन चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब हो गया एकाधिकृत बाजार। मैं पिछले क्लास में भी मैं बताया था आप लोगों को कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में देखने को मिलता है। रियल लाइफ में मोनोपोलिस्टिक मार्केट देखने को मिलता है। बाकी जो मार्केट के और सारे टाइप्स हैं, ठीक है, उनका अस्तित्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं पिछले क्लास में भी मैं बताया था आप लोगों से कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में कौन सा मार्केट का स्वरूप ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। तो आप किस आधार पे ये कह सकते हैं कि ये बाजार का जो स्वरूप है, ये बाजार इस टाइप का है, तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती होगी। तो उस विशेषता को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट जो विशेषता होती है, सेलर्स से रिलेटेड हम लोग विशेषता को समझते हैं। इसमें विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, सेलर्स की संख्या ज़्यादा होती है। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो वस्तुओं की बेचने वाली जो फर्म है, उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर एक विशेषता, यानी विक्रेता की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी विशेषता जो होती है कि इसमें जो वस्तुएं होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब हो गया कि एक वस्तु जो होती है वो दूसरे वस्तु से डिफरेंट होती है, अलग होती है। जैसे आप मार्केट में किसी भी चीज़ की खरीदारी करते हो, चाहे वो कपड़े की खरीदारी करते हो, चाहे वो साबुन की खरीदारी करते हो, चाहे आप ऑयल की खरीदारी करते हो, चाहे आप शैम्पू की खरीदारी करते हैं जिससे आप बाल साफ करते हैं, क्या आप देखते हैं कि मार्केट में एक ही तरीके का साबुन मिलता है? मार्केट में तो बहुत सारे साबुन हैं। ठीक है, सारे साबुन का अपना एक अलग ब्रांडिंग है, उसका ऑनर कोई और है, उसका पेटेंट राइट जो है, उसका जो पेटेंट राइट है किसी और के पास है। लक्स साबुन की जो विशेषता है वो मार्गो साबुन से डिफरेंट है ना। इसलिए हर एक लोगों की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। कोई साबुन जो है ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, कोई साबुन जो है ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, तो उसके आधार पे लोग पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में
वस्तुएं जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, अलग होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से 100% मैच नहीं कर सकती है। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि इसमें जो है उपभोक्ता को मार्केट का पूरा नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण नॉलेज नहीं होता है। कभी कभी उपभोक्ता जो है वस्तुओं को के रंग को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसके पैकिंग को देख करके आकर्षित हो जाता है और उसके आकर्षण में आकर के उस वस्तु की खरीदारी कर लेता है। और जब बाद में उस वस्तु का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि मैं ठगा गया हूँ, मुझे इसमें ठग लिया गया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वस्तुओं की ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा है कि उपभोक्ता वस्तुओं को टेस्ट करने के चक्कर में कि देखते हैं कौन सा वस्तु सबसे परफेक्ट है मेरे लिए, उसमें कभी ना कभी वो ठगा जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें उपभोक्ता को वस्तु का पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज नहीं होता है। मार्केट का पूरा आइडिया नहीं होता है, कंज्यूमर को पूरा नॉलेज नहीं होता है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं। प्राइस पॉलिसी, इस प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो वस्तुओं का जो दाम है उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण फर्म करती है। जो वस्तु बनाती है ना, वो फर्म जो है वस्तु के प्राइस का निर्धारण करती है। और वो जो फर्म है वस्तु के प्राइस का निर्धारण किसके आधार पे करती है? तो डिमांड और सप्लाई के आधार पे करती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जो है वस्तुओं की कीमत का निर्धारण खुद करती है। ये चार मुख्य विशेषता है, इस चारों विशेषता को आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इसका मैं डिटेल में मैं बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा, 8539861302। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हम लोगों का जो टेस्ट वाली जो प्रक्रिया है उसे भी हम बहुत जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के स्टूडेंट के डिमांड पे क्लास को बंद कर दिया गया था, तो अब आप लोगों का टेस्ट भी स्टार्ट होगा और उसके पश्चात जो है आप लोगों का क्लास ये कंटिन्यू करेंगे। और मेरी जो टारगेट है वो टारगेट है कि 30 मई तक आप लोगों के सिलेबस को, जो समझने वाला जो सेक्शन है जिसमें मुझे समझाना है, कम से कम वो सारे टॉपिक्स को मैं ख़त्म कर दूं। और जो इंडियन इकोनॉमी का है वो नोट्स आप लोगों को धीरे धीरे मिलता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट में हम लोग इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है शॉर्ट पीरियड का है, अल्पकाल का है। इस ग्राफ में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। इस तरीके से ग्राफ क्यों ड्रॉ होता है, इस चीज़ को मैं पिछले क्लास में मैं बता दिया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू होता है और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये एवरेज रेवेन्यू हो गया और ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा। इस चीज़ को तो मैं पिछले क्लास में भी मैं बता दिया था कि एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। इसके पश्चात आप लोग क्या करेंगे कि एक एमसी लाइन को खींचेंगे। मैं बता दिया था कि एमसी लाइन जो है यू शेप में आइडियल फॉर्म में रहता है, मतलब उसका आदर्श स्थिति यू शेप है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 100% यू शेप में रहेगा हमेशा, ये भी आप इसको भी यू शेप ही मान सकते हैं। तो एमसी को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? पहले आप जो है एवरेज रेवेन्यू वाले ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू और ये
एमसी लाइन जहाँ पे टच कर जाता है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा ई से। ई का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहाँ पर फर्म जो है संतुलन बिंदु में है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई कि एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हमने बताया कि एमसी का ग्राफ आप लोगों को इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जो एमसी लाइन है और एमआर लाइन है, ये जो एमसी है और ये जो एमआर है, जहाँ पे टच कर रही है उसको हम लोग ई पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे, और इस लाइन से हम लोग एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी ई पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। तो एक लाइन हमारा ये मिल गया, और ये क्या हो गया, टी क्यू लाइन हो गया। क्या हो गया, टी क्यू। ये लाइन क्या हो गया, टी क्यू लाइन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टी क्यू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझ लिया, एवरेज रेवेन्यू को कैसे हम ड्रॉ करेंगे लाइन को, मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे, तीसरा लाइन जो हम लोग एमसी को ड्रॉ करेंगे, और एमसी और एमआर जहाँ पे एक दूसरे को काटता है उस ई पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, और उससे जो है एक लाइन खींचेंगे, जहाँ से हमको एक लाइन मिलती है टी क्यू लाइन। आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइन टी है और यहाँ पे क्यू है, तो टी क्यू लाइन तक क्लियर हो गया। बस इतना ही चीज़ है। उसके पश्चात जो है ये जो लाइन है यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, देखिए ये जो एवरेज कॉस्ट आर से एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और एवरेज रेवेन्यू से एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। मैं बता रहा हूँ फिर से, पहला ग्राफ हम एवरेज रेवेन्यू, दूसरा हम मार्जिनल रेवेन्यू का खींचेंगे। क्यों ऐसा ग्राफ होता है इस पर मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। फिर हम लोग एमसी ग्राफ को खींचेंगे, और एमसी और एमआर जिस पॉइंट पे टच करता है उस ई को खींचेंगे, और उस ई लाइन से मिलाते हुए हम लोग एक टी क्यू लाइन को खींचेंगे, टी और क्यू लाइन को खींचेंगे। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट लाइन को, ये हमेशा कैसा होता है, यू शेप में होता है। तो यू शेप में एक लाइन को जो हम लोगों ने खींचा है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में एवरेज कॉस्ट के ही ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जहाँ पर एवरेज कॉस्ट का लाइन, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का लाइन टच कर रहा है टी क्यू लाइन को, वहाँ से आर पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो आपका ये ग्राफ जो है 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, एट पॉइंट ई की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ई पॉइंट पर होगा, ई पॉइंट पर होगा मार्जिनल रेवेन्यू जो है, एमआर जो है, ठीक है, एमआर जो है वो एमसी के बराबर होगा, यानी एमआर जो है वो एमसी के बराबर हो रहा है। किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। यहाँ तक क्लियर है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि फर्म जो है वस्तु का उत्पादन कितना कर रहा है, वस्तु का जो प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो ओ क्यू हो रहा है। आप नीचे एक्स एक्सिस में देखिए ओ क्यू हो रहा है, और इस ओ क्यू वस्तु का उत्पादन करने के लिए फर्म को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लागत कितना लग रहा है। तो लागत जो है यहाँ पे आप फिगर से देखेंगे कि लागत जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ओ क्यू लग रहा है। ओ क्यू क्यों लग रहा है, चूँकि ये एवरेज कॉस्ट की लाइन को देखिए यहाँ पे टच कर रहा है आर पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो लागत हो गया वो हो गया ओ के लागत हो गया। ठीक है, लागत को आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम समझेंगे कि उसके बाद आप लोग समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे
कि वस्तु का ओपी उत्पादन वस्तु का ओकी उत्पादन करने के लिए, वस्तु का ओकी उत्पादन करने के लिए टोटल जो लागत लग रहा था वो तो केओ लागत लग रहा था। ठीक है, एक चीज़ फिगर में यहाँ पर देखिए आप लोग। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि लागत तो ठीक है, ओ क्यू लागत आपका लग रहा है, यहाँ से ओ क्यू लागत लग रहा है, लेकिन पीओ क्या है यहाँ पर? पीओ जो है, पीओ अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो पीओ वस्तु की कीमत है। ठीक है, वस्तु की क्या है? कीमत है। देखिए ये पीओ जो है ये कहाँ टच कर रहा है? एवरेज रेवेन्यू को। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? वस्तु की कीमत होता है। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए ग्राफ के माध्यम से। ओपी क्या है? ओपी यहाँ से ओ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए आर है, तो ओपी बराबर वस्तु की कीमत हो गया। वस्तु जिस दाम पर बेचा जाता है वो कीमत ओपी है। वस्तु को बनाने में कुछ खर्च लगा होगा, तो देखिए ये वाला खर्च का लाइन है, एवरेज कॉस्ट खर्च को बताता है। और ये एवरेज कॉस्ट को कौन टच कर रहा है? ये पॉइंट टच कर रहा है आर पॉइंट पर, यानी ओ और यहाँ से के, ओके क्या हो गया? वस्तु का लागत लग गया। अब आप फिगर से देख करके समझाएंगे मुझे कि ओपी बेचने वाली कीमत है और लागत इतना लग रहा है, तो इसको लाभ कितना हो गया भाई? तो लाभ जो हो गया वो पीके के बराबर लाभ हो गया। कितना हो गया? पीके के बराबर लाभ हो गया। चूँकि हमारा रेवेन्यू इतना आ रहा था बेचने से पैसा, और हमको लागत इतना ही लगा था बनाने में, केओ के बराबर, तो प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है, प्रॉफिट ये वाला लाइन हो रहा है, पीके का लाइन ये प्रॉफिट हो गया। एक इकाई वस्तु का, एक यूनिट वस्तु को बेचने से हमें कितना लाभ हो रहा है? पीके के बराबर हो रहा है। एक वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल ये जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है ओ क्यू, इस वस्तु को बेचने से मुझे टोटल लाभ कितना होगा? तो ये ओ क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे पीके से। जब ओ क्यू इस लाइन को इस पीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये चीज़ होगा। क्यों होगा? कि ये जो ओ क्यू है ये के आर के बराबर हो गया। आप फिगर से देखेंगे ये जो ओ क्यू है यही तो के आर है ना। और जब हम किसी भी आयत का एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये वाला चीज़ मुझे पता है। जैसे मान लिया जाए कि मुझे के आर पता है, के आर पता है, और पी के भी पता है, ये वाला भी पता है और ये वाला भी पता है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो जब आप इस एरिया को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ निकल करके चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग कैसे निकालते थे पी की को? तो टोटल वस्तु को बेचने से जितना फ़ायदा होता था ओपी में से हम लोग के ओ को घटा देते थे तो पी के बच जाता था। अब पी के को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यही हमारा प्रॉफिट का एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का एरिया हो जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है कि एवरेज कॉस्ट का तो ग्राफ हमेशा इसी शेप में बनता है, यू शेप में बनता है। और मार्जिनल कॉस्ट वाला जो ग्राफ है, मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है एवरेज कॉस्ट के ग्राफ को सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा टच करता है और इस तरीके से निकल जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी लाइन जहाँ पे टच करता है, इस पॉइंट पे टच करता है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, संतुलन का पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट से हम लोग ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देंगे और उसी लाइन को नीचे की तरफ हम लोग खींच देंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ से ले करके जो हमने इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है,
यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, चूंकि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिमाग लगाइए कि वस्तु को हानि कितना हो रहा बेचने से। देखिए, वस्तु का लागत बनाने में एसी लग रहा, एवरेज कॉस्ट जिसे कहते हैं, ये हमारा लागत लग रहा है। तो लागत जो लग रहा है ना, वो कितना लग रहा था, लागत हमारा लग रहा था ओआर लागत लग रहा था। लेकिन वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, वस्तु का बेचा कितना में जा रहा है, यानी वस्तु की जो कीमत है वो ओपी के बराबर है। वस्तु की लागत ओ आर लग गया, देखिए ग्राफ में वस्तु की लागत ओ आर लग गया और वस्तु की कीमत जो है ओ पी हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। तो जब लागत ज़्यादा लग रहा है और कीमत कम हो रहा है तो हानि हो गया। तो हानि मुझे कितना हो गया, ग्राफ में देखेंगे तो क्लियर जो हानि है वो पी आर हानि हो गया। ग्राफ में ये जो पी आर है वो हानि हो गया, यानी एक वस्तु को बेचने से पी आर हानि होती है। यानी ओ क्यू वस्तु जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, ओ क्यू, ये जो ओ क्यू लाइन है यहाँ पर क्यू छूटा हुआ है, इस ओ क्यू लाइन का मतलब क्या हुआ, पी टी लाइन हो गया। उसी तरीके से यानी ओ क्यू लाइन पी टी लाइन के बराबर हो जाता है। और जब आप किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो मान लिया जाए कि आपका ये पी टी हो गया, ये वाला एरिया पता है, और यहाँ पे आर हो गया, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, और यही वाला जो शेडेड एरिया है वो हानि हो जा रहा है, ये हानि हो जा रहा है। क्यों हानि हो रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। लागत मेरा इतना लगा वस्तु के उत्पादन करने में, देखिए ये लागत वाली लाइन है, ठीक है। और वस्तु को बेचने से हमें कितना पैसा मिल रहा था, तो वस्तु को बेचने से इतना पैसा ही मिल रहा था। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू को जो ये लाइन टी पॉइंट पे जो टच कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू तो वस्तु की कीमत को ही तो बताता है ना, एक वस्तु की कीमत को बताता है। तो ठीक है, ये भी ग्राफ क्लियर हो गया। थर्ड नंबर के ग्राफ में हम लोग आते हैं, और थर्ड नंबर का ग्राफ ये है उसी तरीके से कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, और एम आर जो हो गया, एम आर जिस पॉइंट पर एम सी को काटता है, या आप इस तरीके से भी कहते हैं कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट एम आर को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट हमारा जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, संतुलन का पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे और नीचे की तरफ खींच देंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे टच करता हुआ एक लाइन को हम लोग, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, वो एवरेज कॉस्ट का होगा। और एवरेज कॉस्ट के ग्राफ हमेशा कैसा होता है, यू शेप में होता है, यू आकृति का होता है। तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि एम सी जो लाइन है, ये जो हमारा एम सी लाइन है, एम आर को जिस पॉइंट पे टच किया वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये जो एम सी जो लाइन है, एम आर लाइन को यहाँ पे टच किया तो ये संतुलन का बिंदु हो गया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ हमेशा यू शेप में होता है, इसे भी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ हमेशा इसी तरीके से ग्राफ नीचे की तरफ आता है, और इस लाइन को हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, और जहाँ पे एवरेज कॉस्ट लगेगा को टच कर लेगा, इस लाइन से हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एसी का मतलब क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन करने में लागत कितना लग रहा है, फिगर से देखिए तो ओपी लागत नहीं लग रहा है, ये एवरेज कॉस्ट को टच कर रहा है कि नहीं यहाँ पे के पॉइंट पे। तो ये जो लागत है कितना लागत हो गया, तो ओपी लागत हो गया। अच्छा, वस्तु को उत्पादन करने में फर्म को कितना खर्च बैठ रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू, सॉरी, ये हमारा लागत हो गया। और वस्तु को बेचने का मतलब क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या बताता है, वस्तु की एक इकाई की कीमत बताता है। ये जो लाइन है यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस वस्तु की कीमत भी कितना हो गया, इस वस्तु का कीमत भी
ओपी के ही बराबर हो गया। यानी वस्तु की लागत ओपी के बराबर है, वस्तु की कीमत भी ओपी के बराबर है, दोनों तो सेम ही हो गया। यानी वस्तु की जितनी लागत लग रही है ना, उतना ही वस्तु को बेचा भी जा रहा। तो इस स्थिति में फर्म को हमेशा सामान्य लाभ मिलता है, यानी न तो प्रॉफिट होता है न ही लॉस होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फर्म को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जितना फर्म को फर्म को वस्तु को बेचने से जितना प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही वस्तु को बनाने में उसको लागत भी लग रहा है, यानी दोनों सेम लग रहा है। इसलिए इस कंडीशन में सामान्य लाभ मिलता है। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 ग्राफ के बारे में डिस्कस किए। यहाँ पे क्या हो गया? सामान्य लाभ हो गया। ठीक है। इस कंडीशन में अभी हम लोग 3 ग्राफ के बारे में डिस्कस किए थे। थर्ड ग्राफ हमारा ये था, सेकंड ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर दिया और फर्स्ट ग्राफ को मैंने समझा दिया। देखिए ये सब ग्राफ को जो है ना, देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बनाना आसान है। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो मैं लैंग्वेज लिख करके मैं पीडीएफ में आप लोगों को देता हूँ, उस लैंग्वेज को बार बार पढ़िएगा और फिर वीडियो को देखिएगा, तो चीज़ें बहुत 100% क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इजी लैंग्वेज में समझाया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट बार चीज़ें समझ में ज़्यादा क्लियर, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन सेकंड बार में चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो मैंने आज तीनों ग्राफ को आपको बता दिया। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, उसमें लॉन्ग पीरियड का भी मैं कंडीशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं 3 ग्राफ को मैं समझा दिया हूँ। ठीक है। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।